सूरजनगढ़ की हवाएं हल्की ठंडक लिए हुए बह रही थीं। महल की ऊंची दीवारों से दूर तक फैले जंगल और खेतों की हरियाली साफ दिखाई दे रही थी। महल के अंदर रानी मायावती अपने सिंहासन पर बैठी थी। उनकी आंखों में तेज था, चेहरे पर आत्मविश्वास और दिल में अटूट साहस। वे केवल अपनी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि अपने निडर स्वभाव और दूरदर्शी सोच के लिए भी जानी जाती थीं। उनके राज्य में शांति और समृद्धि थी, लेकिन यह शांति लंबे समय तक बनी रहने वाली नहीं थी। हाल ही में उनके गुप्तचरों ने सूचना दी थी कि पड़ोसी राज्य विजयनगर का राजा वीरभान सूरजनगढ़ पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। वीरभान की निगाहें इस राज्य और उसकी शासक पर लंबे समय से थीं। उसने एक बार मायावती से विवाह का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया था। अपमान से भरा वीरभान अब युद्ध की तैयारी में था। दरबार में इस खतरे पर चर्चा चल रही थी। सेनापति धीरज सिंह ने कहा, रानी साहिबा, हमारी सीमाओं पर सैनिकों की संख्या बढ़ानी होगी। विजयनगर की सेना बड़ी है, लेकिन हम किले की सुरक्षा को मजबूत करके उनकी योजनाओं को विफल कर सकते हैं। मायावती ने गंभीरता से उनकी बात सुनी, लेकिन उनके मन में कुछ और चल रहा था। वे दूसरों की सूचनाओं पर निर्भर नहीं रहना चाहती थीं। उन्हें खुद यह देखना था कि उनके राज्य की सीमाओं की स्थिति क्या है। उन्होंने अचानक कहा, मैं खुद जाकर देखूंगी कि हमारे सैनिक कितने तैयार हैं। मैं यह नहीं चाहती कि मुझे केवल सूचनाओं पर विश्वास करना पड़े। दरबार में हलचल मच गई। मंत्रीगण और सेनापति परेशान हो गए। सिंह ने आपत्ति जताई, रानी साहिबा, यह बहुत खतरनाक हो सकता है। जंगल के रास्ते जाना सुरक्षित नहीं है। वहां रणवीर और उसके डाकुओं का आतंक है। वे अमीरों और राजघरानों को लूटने के लिए कुख्यात हैं। मायावती ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर रणवीर सच में इतना खतरनाक है तो उसे देखने का मौका मिलेगा। रात के अंधेरे में मायावती अपनी निजी सेना के 10 विशेष सैनिकों के साथ महल से निकली। घोड़ों की टापों की आवाजें जंगल की नीरवता में गूंज रही थीं। चारों तरफ घना अंधेरा था। सिर्फ चांद की हल्की रोशनी पेड़ों की पत्तियों से छनकर नीचे गिर रही थी। घने जंगलों में हवा की सरसराहट और जंगली जानवरों की आवाजें माहौल को और रहस्यमय बना रही थीं। मायावती पूरी तरह सतर्क थीं। अचानक उनके अनुभवी सैनिकों में से एक ने धीमे स्वर में कहा, हमारा पीछा किया जा रहा है। मायावती ने अपने घोड़े की गति धीमी कर दी और चारों ओर देखा। घने पेड़ों के बीच हल्की हलचल महसूस हुई। कुछ क्षणों बाद तीरों की बौछार हुई। सैनिकों ने तुरंत ढालें उठा लीं, लेकिन 2 सैनिक घायल होकर नीचे गिर पड़े। हम गिर चुके हैं, धीरज सिंह चिल्लाए। चारों ओर से नकाबपोश आदमियों ने घेराबंदी कर ली थी। वे रणवीर के डाकू थे, जिनके हाथों में तलवारें और भाले चमक रहे थे। अपने हथियार डाल दो, वरना तुम्हारी रानी को यहीं मार देंगे, एक भारी आवाज हवा में गूंजी। मायावती ने घोड़े से उतरते हुए सामने देखा। एक लंबा मजबूत कद काठी वाला आदमी उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसकी कमर पर तलवार बंधी थी और कंधे पर बंदूक लटकी हुई थी। वह कोई और नहीं बल्कि खुद रणवीर था। मायावती ने उसे घूर कर देखा। तो तुम ही हो रणवीर? रणवीर मुस्कुराया, और तुम ही हो सूरजनगढ़ की गर्वीली रानी। मुझे लगता था कि डाकू डरपोक होते हैं, लेकिन तुमने खुलेआम सामने आकर मुझे चौंका दिया, मायावती ने व्यंग्य किया। रणवीर हंसा, मैं डरपोक नहीं हूं, लेकिन तुम्हारी तरह मूर्ख भी नहीं, जो बिना सुरक्षा के इस जंगल में आ गई। अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। मायावती ने अपनी तलवार निकाल ली। अगर मुझे पकड़ने की हिम्मत है तो आगे बढ़कर देखो। रणवीर थोड़ा चौंका। वह सोच रहा था कि कोई रानी इतनी निडर कैसे हो सकती है, लेकिन उसने तुरंत अपने आदमियों को इशारा किया और कुछ ही पलों में एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। मायावती के सैनिक बहादुरी से लड़े, लेकिन रणवीर के डाकू ज्यादा थे। कुछ ही देर में सारे सैनिक घायल होकर गिर चुके थे। अब मायावती अकेली थी। रणवीर ने आगे बढ़कर कहा, मान जाओ, तुम हार चुकी हो। मायावती ने अपनी तलवार रणवीर की गर्दन पर रख दी, लेकिन रणवीर टस से मस नहीं हुआ। उसने झटके से तलवार पकड़ ली और मायावती को अपनी ओर खींच लिया। उनकी आंखें कुछ पलों के लिए टकराईं। तुम मेरे साथ चल रही हो, रणवीर ने गंभीर स्वर में कहा। मैं किसी डाकू के साथ नहीं जाऊंगी, मायावती ने गुस्से से कहा। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ, रणवीर ने तलवार चमकाते हुए कहा। लेकिन तभी जंगल में कहीं से घुड़सवारों की टापों की आवाज आई। यह सूरजनगढ़ की मुख्य सेना थी, जो रानी की तलाश में निकली थी। रणवीर ने अपने डाकुओं को इशारा किया, चलो, हम बाद में मिलेंगे रानी साहिबा।
कुछ ही पलों में रणवीर और उसके आदमी अंधेरे में गायब हो गए। मायावती ने गहरी सांस ली। महल लौटते समय मायावती का मन विचलित था। रणवीर ने उसे प्रभावित किया था, लेकिन वह एक डाकू था, एक अपराधी। फिर भी उसके शब्दों में अजीब सी सच्चाई थी। क्या वह सच में बुरा इंसान है या उसके पीछे कोई और कहानी छुपी है? मायावती ने खुद से सवाल किया। दूसरी ओर रणवीर अपने ठिकाने पर बैठा आग की लौ को देख रहा था। वह अब तक कई लड़ाइयां लड़ चुका था, लेकिन आज पहली बार उसने किसी से वास्तविक चुनौती महसूस की थी। यह रानी कुछ अलग है, रणवीर ने धीरे से कहा। महल में लौटने के बाद भी मायावती का मन विचलित था। रणवीर का चेहरा उनकी आंखों के सामने बार बार उभर रहा था। वे यह समझ नहीं पा रही थीं कि उन्हें गुस्सा आ रहा है या किसी और भावना ने उनके दिल में जगह बना ली थी। यह पहली बार था जब किसी ने उनके अहंकार को चुनौती दी थी, और यह कोई राजा या योद्धा नहीं, बल्कि एक डाकू था। वे रणवीर के बारे में अधिक जानना चाहती थीं, लेकिन यह स्वीकार करना उनके स्वाभिमान के विरुद्ध था। महल में माहौल गंभीर था। उनकी सेना को जंगल में घात लगाकर हमला किया गया था, और यह किसी भी राजा के लिए शर्म की बात होती। सेनापति धीरज सिंह इस हमले से बहुत आहत थे और रणवीर को पकड़ने की योजना बना रहे थे। हम जल्द ही रणवीर को पकड़ लेंगे महारानी, उसे जिंदा या मुर्दा आपके सामने लाया जाएगा, धीरज सिंह ने दृढ़ स्वर में कहा। मायावती ने एक क्षण के लिए सोचा। उनके मन में यह सवाल उठ रहा था कि रणवीर सिर्फ एक लुटेरा है या उसके पीछे कोई और कहानी छुपी है। वे चाहती तो तुरंत अपनी पूरी सेना भेजकर जंगल खंगाल सकती थीं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। नहीं, अभी कोई कार्रवाई नहीं होगी, मायावती ने शांत स्वर में कहा। दरबार में हलचल मच गई। मंत्री और सेनापति उनकी बात से असहमत थे। लेकिन महारानी, यह हमला आपके और हमारे पूरे साम्राज्य के लिए अपमानजनक है, मायावती ने गंभीरता से कहा। रणवीर को हम अब तक एक डाकू समझते आए हैं, लेकिन यह जानने की जरूरत है कि उसके पीछे कौन सी कहानी है। हमें यह समझना होगा कि वह केवल लूटपाट के लिए काम करता है या उसके पीछे कोई बड़ा कारण छुपा है। मायावती के इस फैसले से सभी चकित थे, लेकिन कोई भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता था। रात के अंधेरे में मायावती अपनी बालकनी से दूर जंगल को देख रही थी। ठंडी हवा उनके चेहरे से टकरा रही थी। उनका मन बेचैन था। वह खुद को समझाना चाहती थी कि रणवीर सिर्फ एक अपराधी है, लेकिन उनका दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था। दूसरी ओर रणवीर अपने डाकुओं के साथ अपने गुप्त ठिकाने पर था। एक जलती हुई मशाल की रोशनी में बैठा वह भी मायावती के बारे में सोच रहा था। उसने अब तक कई राजाओं और अमीर व्यापारियों को लूटा था, लेकिन यह पहली बार था जब उसने किसी से वास्तविक चुनौती महसूस की थी। वह जानता था कि मायावती सिर्फ एक रानी नहीं थी, बल्कि एक योद्धा भी थी। रणवीर के गिरोह के कुछ लोग चिंतित थे। सरदार, वह रानी खतरनाक है। उसने अकेले कई सैनिकों को मार गिराया था। अगर उसने हमारी तलाश शुरू कर दी तो यह जंगल हमारे लिए सुरक्षित नहीं रहेगा, रणवीर का खास आदमी अर्जुन बोला। रणवीर मुस्कुराया। मैं जानता हूं कि वह खतरनाक है, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि वह इतनी जल्दी हम पर हमला नहीं करेगी। वह मेरे बारे में जानना चाहती है। लेकिन वह हमारी दुश्मन है, अर्जुन ने गुस्से से कहा। रणवीर ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, कभी कभी दुश्मनों को समझना जरूरी होता है अर्जुन, और यह रानी सिर्फ हमारी दुश्मन नहीं है, वह कुछ और भी है। अर्जुन और अन्य लोग रणवीर की इस बात को समझ नहीं पाए, लेकिन रणवीर खुद भी अपने मन की उलझनों को पूरी तरह नहीं समझ पा रहा था। कुछ दिनों बाद मायावती ने फैसला किया कि वह खुद जंगल जाएगी और रणवीर के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। लेकिन इस बार वे अकेली जाना चाहती थीं, बिना किसी सैनिक या दरबारी के। यह सुनकर उनकी सबसे प्रिय दासी अनारकली घबरा गई। रानी साहिबा, यह बहुत खतरनाक है, आप अकेली जंगल में नहीं जा सकती, मायावती ने मुस्कुराकर कहा। डरने की जरूरत नहीं है अनारकली, मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। मैं साधारण कपड़े पहनकर जाऊंगी। मैं देखना चाहती हूं कि रणवीर असल में कौन है। रात का समय था और मायावती घुड़सवार बनकर जंगल की ओर निकल पड़ी। उन्होंने सामान्य कपड़े पहने थे ताकि कोई उन्हें रानी के रूप में न पहचाने। जंगल में घुसते ही उन्होंने एक अनजान रोमांच महसूस किया। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। कुछ समय तक वे अकेले जंगल में घूमती रहीं, लेकिन अचानक एक आवाज आई, कौन है वहां? मायावती ने देखा कि कुछ डाकू उनकी ओर बढ़ रहे थे। वे समझ गईं कि ये रणवीर के आदमी हैं। उन्होंने तुरंत अपनी चालाकी का उपयोग किया। मैं एक व्यापारी की बेटी हूं जो रास्ता भटक गई है,
मायावती ने डरने का नाटक करते हुए कहा। डाकू एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने आपस में कुछ बात की और फिर मायावती से कहा, तुम्हें हमारे सरदार से मिलना होगा। वह फैसला करेगा कि तुम्हें यहां जाने देना है या नहीं। मायावती ने जानबूझकर सहमने का अभिनय किया और उनके साथ चल पड़ी। थोड़ी देर बाद वे रणवीर के ठिकाने पर पहुंच गईं। आग जल रही थी और रणवीर वहां बैठा कुछ सोच रहा था। जब उसने मायावती को देखा तो उसकी आंखों में उत्सुकता जाग गई। तुम कौन हो? रणवीर ने पूछा। मायावती ने सिर झुकाकर कहा, मैं एक व्यापारी की बेटी हूं। मैं रास्ता भटक गई थी। रणवीर ने उसे ध्यान से देखा। कुछ पलों तक वह चुप रहा, फिर मुस्कुराया। तुम झूठ बोल रही हो, उसने कहा। मायावती का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या रणवीर ने उन्हें पहचान लिया था? रणवीर ने आगे बढ़कर उसकी आंखों में झांका और धीरे से कहा, तुम्हारी आंखें तुम्हारी पहचान छुपाने में असफल हो रही हैं। मायावती ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने महसूस किया कि रणवीर के पास एक अजीब सा आकर्षण था। वह डाकू था, लेकिन उसमें एक राजा की तरह आत्मविश्वास था। रणवीर ने थोड़ा पीछे हटते हुए कहा, अगर तुम यहां आई हो तो इसका मतलब है कि तुम मुझे समझना चाहती हो, और अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताने के लिए तैयार हूं। लेकिन शर्त यह है कि तुम सच बोलोगी। मायावती ने रणवीर की आंखों में देखा। पहली बार उन्होंने खुद को किसी डाकू के सामने कमजोर महसूस किया। वे नहीं जानती थीं कि यह नफरत थी या कोई और भावना, लेकिन उन्हें इतना जरूर पता था कि यह खेल अब और दिलचस्प होने वाला था। रणवीर के सवालों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जिसने मायावती को असहज कर दिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक डाकू के सामने वे खुद को इस तरह कमजोर महसूस करेंगी। अगर मैं सच बोलूं तो क्या तुम भी सच बताओगे? मायावती ने रणवीर की आंखों में झांकते हुए कहा। रणवीर मुस्कुराया। मैं झूठ नहीं बोलता, खासकर तब जब मेरे सामने कोई ऐसा खड़ा हो जो खुद झूठ छिपाने की कोशिश कर रहा हो। मायावती ने महसूस किया कि रणवीर ने उन्हें पहचान लिया था, लेकिन वह सीधे सीधे कुछ नहीं कह रहा था। उन्होंने अपनी पहचान को लेकर कुछ नहीं कहा और धीरे से पूछा, तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूं। लोग तुम्हें डाकू कहते हैं, लेकिन तुम आम डाकुओं से अलग लगते हो। आखिर तुम यह सब क्यों करते हो? रणवीर के चेहरे पर एक अजीब सी कठोरता आ गई। उसने कुछ देर तक आग की लपटों को घूरा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, कभी कभी दुनिया तुम्हें खुद बुरा बनने पर मजबूर कर देती है। मायावती को उसकी आंखों में दर्द दिखा। उन्होंने महसूस किया कि रणवीर के पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन शायद उसने किसी को अब तक अपनी सच्चाई नहीं बताई थी। बताओ, तुम्हारी कहानी क्या है? मायावती ने उत्सुकता से पूछा। रणवीर ने सिर उठाया और उनकी आंखों में देखा। तुम्हें सच में दिलचस्पी है या सिर्फ इसलिए पूछ रही हो ताकि अपने महल में जाकर मुझे खत्म करने की योजना बना सको? मायावती चुप रही। वे खुद इस सवाल का जवाब नहीं जानती थीं, लेकिन वे यह भी जानती थीं कि उनके दिल में अब रणवीर को सिर्फ एक अपराधी मानने की भावना कम होती जा रही थी। रणवीर ने एक लंबी सांस ली और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैं इस जंगल में पैदा हुआ था, लेकिन मैं डाकू नहीं था। मेरे पिता एक योद्धा थे जो सूरजनगढ़ राज्य की रक्षा के लिए लड़े थे। उन्होंने राजा के लिए अपनी जान दी, लेकिन बदले में हमारी मां और बहन को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। राजा ने कभी हमारी सुध नहीं ली। हमने भूख और गरीबी देखी, और जब मैंने मदद मांगी तो मुझे सिर्फ अपमान मिला। मायावती ने चौंक कर उसे देखा। तब मैंने सोचा कि न्याय ताकत से मिलता है, याचना से नहीं, और मैंने अपने जैसे कई अनाथों और सताए गए लोगों को अपने साथ इकट्ठा किया। हम लूटते हैं, हाँ, लेकिन सिर्फ उन लोगों को जो गरीबों का शोषण करते हैं। हम आम लोगों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। मायावती को लगा जैसे रणवीर कोई साधारण डाकू नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी है। तो तुम अपने तरीके से न्याय कर रहे हो? मायावती ने व्यंग्य किया। रणवीर ने गहरी नजर से उन्हें देखा। और तुम, क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम्हारे महल में बैठकर जो न्याय किया जाता है वह सही होता है? मायावती को यह सुनकर झटका लगा। उनके राज्य में न्याय का एक मजबूत तंत्र था, लेकिन वे यह नहीं कह सकती थीं कि हर कोई न्याय पाता था। मैं अपने राज्य में न्याय करने की पूरी कोशिश करती हूं, उन्होंने धीरे से कहा। रणवीर मुस्कुराया। और अगर कोशिश से ही दुनिया बदल सकती तो मैं कभी डाकू नहीं बनता। उन दोनों के बीच एक अजीब खामोशी छा गई। जंगल की आग जल रही थी और हवा में ठंडक थी, लेकिन उनकी आंखों में हल्की गर्मी थी, शायद एक दूसरे को समझने की शुरुआत की गर्मी। तभी रणवीर के एक साथी ने आकर कहा, सरदार, हमें तुरंत निकलना होगा।
राजा वीरभान की सेना इधर बढ़ रही है। मायावती सतर्क हो गई। वीरभान। रणवीर भी एकदम चौकन्ना हो गया। वीरभान यहां क्यों आ रहा है? उसे शायद खबर मिल गई है कि रानी मायावती यहां है, उस आदमी ने कहा। रणवीर की आंखों में एक चमक उभरी। वह धीरे से मुस्कुराया और मायावती की ओर देखा। तो अब क्या करेंगी रानी साहिबा? मायावती ने तुरंत फैसला लिया। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। रणवीर चौंका। तुम्हें मुझ पर भरोसा हो गया? नहीं, लेकिन मुझे वीरभान पर भी भरोसा नहीं है, मायावती ने दृढ़ता से कहा। रणवीर हंस पड़ा। अच्छा, तो चलो देखते हैं कि यह रात हमें कहां ले जाती है। मायावती नहीं जानती थी कि यह फैसला सही था या गलत, लेकिन वे यह जानती थी कि रणवीर के साथ उनकी यह यात्रा सिर्फ जंगल की आग की तरह नहीं थी, बल्कि यह उनके दिलों में जलने वाली नई आग थी, जिसकी तपिश आगे क्या मोड़ लेगी यह सिर्फ समय ही बता सकता था। गहरी रात में रणवीर और मायावती तेजी से जंगल के रास्तों से गुजर रहे थे। उनके साथ रणवीर के कुछ विश्वस्त साथी भी थे, लेकिन मायावती की उपस्थिति ने सबको थोड़ा असमंजस में डाल रखा था। रानी साहिबा, आप सच में हमारे साथ चल रही हैं? अर्जुन ने संदेह से पूछा। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास कोई और विकल्प है? मायावती ने सीधा जवाब दिया। रणवीर ने हल्की मुस्कान के साथ अर्जुन की ओर देखा और इशारा किया कि आगे बढ़ें। जंगल की छांव में चलते हुए मायावती ने महसूस किया कि उनकी पूरी दुनिया जैसे बदल रही थी। वे पहली बार महल की सुरक्षा से बाहर थीं, उन लोगों के बीच जिन्हें वे अब तक सिर्फ अपराधी समझती आई थीं। कुछ ही देर में वे एक गुप्त स्थान पर पहुंचे। यह रणवीर और उसके डाकुओं का दूसरा ठिकाना था, घने पेड़ों और चट्टानों के बीच छिपा हुआ। यहाँ एक छोटी सी बस्ती थी, जहां औरतें, बच्चे और बूढ़े लोग थे। मायावती को यह देखकर हैरानी हुई। यह क्या है? उन्होंने आश्चर्य से पूछा। रणवीर ने चारों ओर देखते हुए कहा, ये वे लोग हैं जिन्हें इस अन्यायी दुनिया ने सताया है, जिनके घर जला दिए गए, जिनकी जमीनें छीन ली गईं। ये मेरे लोग हैं। मायावती ने गौर किया कि ये सब गरीब लोग थे, लेकिन उनके चेहरे पर डर नहीं था। वे रणवीर को सम्मान की नजर से देख रहे थे। तो तुम सिर्फ डाका डालने के लिए नहीं जीते, तुम इनकी रक्षा भी करते हो? हर आदमी अपने तरीके से न्याय करता है मायावती। तुम अपने दरबार में न्याय करती हो, मैं अपने जंगल में। रणवीर का जवाब तेज था। मायावती को पहली बार महसूस हुआ कि रणवीर का रास्ता गलत हो सकता है, लेकिन उसकी मंशा पूरी तरह गलत नहीं थी। रात गहरी हो गई थी। रणवीर की सेना चौकन्नी थी, क्योंकि वीरभान की सेना कभी भी हमला कर सकती थी। मायावती अकेली बैठी सोच रही थी कि उन्होंने सही फैसला लिया या नहीं। तभी रणवीर उनके पास आया और धीरे से पूछा, पछता रही हो? नहीं, मायावती ने दृढ़ता से कहा। रणवीर मुस्कुराया। अच्छा, तो अगर मैंने तुम्हें यहां कैद कर लिया तो? मायावती ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम वही बन जाओगे जिससे तुम लड़ते आए हो। तुम भी एक अन्यायी शासक बन जाओगे। रणवीर चुप हो गया। उसने पहली बार मायावती की बुद्धिमानी को महसूस किया। मुझे तुम पर भरोसा है रणवीर, मायावती ने धीमे स्वर में कहा। रणवीर ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ पिघलने लगा था। अचानक एक आदमी भागता हुआ आया। सरदार, वीरभान की सेना पास आ चुकी है। रणवीर तुरंत सतर्क हो गया। मायावती भी खड़ी हो गई। अब क्या होगा? उन्होंने पूछा। रणवीर ने उनकी ओर देखा। अब या तो हम लड़ेंगे या छिपेंगे। तुम क्या कहती हो रानी साहिबा? मायावती ने रणवीर की ओर देखा और उनकी आंखों में एक नई चमक थी। हम लड़ेंगे। वीरभान की सेना जंगल के किनारे तक पहुंच चुकी थी। मशालों की रोशनी अंधेरे को चीर रही थी और सैनिकों के भारी कदमों से जमीन कांप रही थी। रणवीर और उसके साथियों ने ऊंचाई वाले स्थानों से दुश्मन की गतिविधियों को गौर से देखा। मायावती भी उनके साथ खड़ी थी। उनका चेहरा गंभीर था। वीरभान अकेला नहीं आया है, रणवीर ने दूर से सेना का निरीक्षण करते हुए कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? मायावती ने चिंतित स्वर में पूछा। रणवीर की आंखों में संदेह की चमक थी। यह सिर्फ एक आम हमला नहीं है। वीरभान को कोई ऐसा समर्थन दे रहा है जो चाहता है कि मैं खत्म हो जाऊं, और शायद तुम भी। मायावती को समझने में देर नहीं लगी। वीरभान सुरजनगढ़ के सबसे ताकतवर सामंतों में से एक था। वह हमेशा से गद्दी के करीब आना चाहता था। अगर उसे मौका मिला तो वह रणवीर को खत्म करके मायावती के राज्य पर भी कब्जा करने की कोशिश कर सकता था। हमें अब सोच समझकर कदम उठाना होगा, मायावती ने कहा। रणवीर ने अपने कुछ विश्वास पात्र साथियों को बुलाया। हम खुले मैदान में लड़ाई नहीं कर सकते,
हमें जंगल का इस्तेमाल करना होगा। सैनिकों को छोटे छोटे समूहों में बांटो, हर जगह जाल बिछाओ। हम वीरभान की सेना को जंगल में उलझाएंगे, रणवीर ने आदेश दिया। मायावती रणवीर की रणनीति को देख रही थी। उन्होंने कई लड़ाइयां देखी थीं, लेकिन यह पहली बार था जब वे किसी डाकू को इस तरह सोच समझकर युद्ध की योजना बनाते देख रही थीं। रणवीर की आंखों में न कोई डर था, न ही कोई घबराहट। और मैं? मायावती ने पूछा। रणवीर ने उनकी ओर देखा, फिर एक तलवार उनकी ओर बढ़ा दी। तुम्हें लड़ना है रानी साहिबा? मायावती ने बिना किसी हिचकिचाहट के तलवार पकड़ ली। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। वीरभान की सेना जैसे ही जंगल के भीतर बढ़ी, रणवीर के लोगों ने उन पर अचानक हमला कर दिया। ऊपर से तीरों की बौछार हुई और घने पेड़ों के बीच से डाकुओं ने छलांग लगाकर सैनिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। मायावती ने खुद भी रणवीर के साथ तलवार उठाई। वे किसी अनुभवी योद्धा की तरह लड़ रही थी। एक सैनिक ने उन पर वार करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी तेज तलवार से उसका वार रोक दिया और पलटकर उसे जमीन पर गिरा दिया। रणवीर भी बिजली की तरह लड़ रहा था। उसकी हर चाल में एक महारथी योद्धा की झलक थी। वीरभान के सैनिक अचानक हुए इस हमले से बुरी तरह घबरा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जंगल में इतनी मजबूती से उनका मुकाबला होगा। इसी बीच रणवीर को एक अजीब चीज महसूस हुई। वीरभान खुद अब तक सामने नहीं आया था। रणवीर ने मायावती की ओर देखा और कहा, कुछ गड़बड़ है। वीरभान खुद यहां क्यों नहीं है? मायावती ने भी सोचा, क्या यह सब सिर्फ एक चाल थी? और तभी उन्हें एहसास हुआ, वीरभान की असली योजना रणवीर या उसके डाकुओं को खत्म करना नहीं था। उसका असली निशाना मायावती थी। मुझे महल लौटना होगा, मायावती ने कहा। रणवीर समझ गया, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अगर यह कोई साजिश है तो हमें इसे रोकना होगा। रणवीर और मायावती तेजी से जंगल से बाहर निकलने लगे। वीरभान की सेना अभी भी उलझी हुई थी, लेकिन असली खतरा महल में था। अगर यह सच है तो तुम्हें क्या लगता है मायावती? रणवीर ने घोड़े पर सवार होते हुए पूछा। मायावती ने रणवीर की ओर देखा और धीरे से कहा, अब मैं समझ रही हूं कि यह लड़ाई सिर्फ जंगल में नहीं, महल में भी लड़ी जानी है, और शायद मैं अकेले यह युद्ध नहीं जीत सकती। रणवीर मुस्कुराया। तो क्या इसका मतलब है कि अब हम एक ही ओर हैं? मायावती ने हल्की मुस्कान दी। शायद, लेकिन इसका जवाब महल पहुंचकर ही मिलेगा। रणवीर और मायावती घोड़े पर सवार होकर तेजी से महल की ओर बढ़ रहे थे। जंगल पीछे छूट चुका था, लेकिन आगे का रास्ता आसान नहीं था। वीरभान की साजिश का अंदाजा अब दोनों को हो चुका था और उन्हें जल्द से जल्द महल पहुंचकर इसका पर्दाफाश करना था। जैसे ही वे महल के नजदीक पहुंचे, रणवीर ने देखा कि मुख्य द्वार पर अतिरिक्त पहरेदार तैनात थे। माहौल असामान्य था। मायावती ने गहरी सांस ली और कहा, हम सीधे अंदर नहीं जा सकते। वीरभान पहले से हमें रोकने के लिए तैयार होगा। रणवीर ने चारों ओर देखा और एक गुप्त मार्ग की ओर इशारा किया। अगर तुम सच में इस महल की असली रानी हो तो तुम्हें महल के गुप्त रास्तों के बारे में भी पता होगा। मायावती ने सिर हिलाया और उन्हें महल की पिछली दीवार के पास एक गुप्त सुरंग दिखाई। दोनों चुपचाप उस सुरंग के अंदर दाखिल हुए। महल के सिंहासन कक्ष में वीरभान एक नया नाटक रच चुका था। उसने दरबारियों को यह विश्वास दिला दिया था कि मायावती लापता हो गई है और अब राजगद्दी को नए नेतृत्व की जरूरत है। उसने खुद को राज्य का संरक्षक घोषित करने की योजना बना ली थी। रानी मायावती का कोई अता पता नहीं। जंगल में डाकुओं ने उन पर हमला किया होगा। हम राज्य को बिना शासक नहीं छोड़ सकते। वीरभान सिंहासन के करीब खड़ा होकर नाटक कर रहा था। दरबारी असमंजस में थे, लेकिन उनमें से कई वीरभान के प्रभाव में आ चुके थे। तभी महल के भीतर हलचल मच गई। रानी मायावती वापस आ गई हैं। दरबारियों ने देखा कि मायावती दरवाजे से अंदर आ रही थी। उनके पीछे रणवीर खड़ा था। मायावती के कपड़े धूल से सने हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में गुस्से की लपटें थीं। वीरभान, तुम्हारी साजिश अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी, मायावती ने गर्जना की। दरबारियों में खलबली मच गई। वीरभान चौंका, लेकिन तुरंत खुद को संभालते हुए हंसा। रानी साहिबा, यह तो कमाल हो गया। हमें लगा कि जंगल में आपको कुछ हो गया, लेकिन आप जीवित हैं, यह देखकर प्रसन्नता हुई। रणवीर आगे बढ़ा। उसकी आंखों में आग थी। बस बहुत हुआ वीरभान। हमने तुम्हारी सेना को जंगल में उलझते देखा। तुमने मुझे खत्म करने के लिए हमला किया था, लेकिन तुम्हारा असली मकसद मायावती को हटाकर खुद राजा बनना था। महल में सन्नाटा छा गया। वीरभान को अब समझ आ गया कि उसकी चालाकी पूरी तरह बेनकाब हो चुकी थी। रणवीर और मायावती की आखिरी परीक्षा। वीरभान ने अचानक अपनी तलवार निकाली और गरजा, अगर तुम्हें सच में लगता है कि मैं राज्य के लिए खतरा हूं
तो आओ, मुझे हरा कर दिखाओ। रणवीर मुस्कुराया। मैं तुम्हारे जैसे धोखेबाजों के साथ लड़ाई नहीं करता, लेकिन अगर यही तुम्हारी आखिरी इच्छा है तो मैं इसे पूरी कर सकता हूं। दरबार के बीचों बीच रणवीर और वीरभान की तलवारें टकराईं। वीरभान कुशल योद्धा था, लेकिन रणवीर की तेजी और जंगल में जीने का कौशल उसके हर वार को बेअसर कर रहा था। अंततः रणवीर ने वीरभान की तलवार छीनकर उसे नीचे गिरा दिया। तुम्हारा खेल खत्म हुआ वीरभान, मायावती ने सिंहासन की ओर बढ़ते हुए कहा। तुमने राज्य के साथ विश्वासघात किया है। तुम्हें इस गद्दी के पास रहने का कोई हक नहीं। वीरभान को बंदी बना लिया गया और मायावती ने दरबार में घोषणा की कि अब राज्य में सिर्फ न्याय का शासन होगा। जब सब शांत हो गया तो रणवीर महल से बाहर जाने लगा। तुम कहां जा रहे हो? मायावती ने पूछा। रणवीर ने हल्की हंसी के साथ कहा, मैं जंगल का आदमी हूं मायावती, महल की चार दीवारी मेरे लिए नहीं बनी। मायावती ने गहरी सांस ली। अगर मैं कहूं कि तुम यहां रह सकते हो? रणवीर मुस्कुराया। अगर मैं यहां रहा तो मैं रणवीर नहीं रहूंगा, लेकिन हां, अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत हो तो तुम्हें सिर्फ जंगल की ओर देखना होगा। मैं वहीं रहूंगा तुम्हारे लिए। इसके बाद रणवीर वापस जंगल लौट गया, लेकिन अब रानी और डाकू रणवीर अब एक दूसरे से थोड़े थोड़े दिनों में मिलते और अपनी दिलों की बातें शेयर करते। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रेम सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे को पहचानने और स्वीकार करने की ताकत भी है। यह न्याय की उस लड़ाई की भी कहानी है जहां तलवार से ज्यादा जरूरी होता है सही सोच और साहस। मायावती अपने सिंहासन पर रहीं, रणवीर अपने जंगल में, लेकिन उनके दिलों में हमेशा एक दूसरे के लिए एक जगह बनी रही, शायद एक दिन सही समय पर फिर से मिलने के लिए।